हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी मैं अपनी पिछली वीडियो में वर्ण विचार को पढ़ाया, जिसमें स्वरों को पढ़ा दिया गया है। तो आज की वीडियो में मैं उसी का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था स्वर आपको, आज की वीडियो में पढ़ाएंगे व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं होता, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर को हमने क्या पढ़ा था? जो मतलब स्वतंत्र होते हैं, जिनको किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती है, जो बिना किसी की सहायता से ही बोले जाते हैं, उनको उच्चारण करने में कोई रुकावट या बाधा नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं होता, मतलब कि जो मतलब बिना किसी के सहारे के बोले ही नहीं जा सकते और उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या 33 होती है और कुल व्यंजन की संख्या 39 होती है। व्यंजनों का वर्गीकरण, आइए व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। इसे इस तरह से बांटा गया: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन होते हैं क वर्ग से प वर्ग। क वर्ग मतलब अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। जिसे क वर्ग को क ख ग घ ङ तक, इसी तरह प वर्ग से को प फ ब भ म, मतलब क से प वर्ग तक के व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श स ह को कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन को छ त्र ज्ञ स्र को कहा जाता है। और द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ होते हैं। ठीक है। दूसरा है घोषत्व या तारत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। स्वर तंत्रियों मतलब जहां से हम मतलब हमारी आवाज निकलती है, वहां से एक जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में जो कंपन होता है या नहीं होता है, उस आधार पर हम दो भागों में इसको बांटा गया है। इसको एक होता है अघोष और दूसरा होता है अघोष या सघोष या तो घोष। इसको दोनों कहा जाता है, घोष भी कहा जाता है और सघोष भी कहा जाता है। ठीक है। इसको आगे अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं कैसे कैसे इनका वर्गीकरण किया गया है। तीसरा वर्गीकरण है किस आधार पर किया गया है? वायु प्रक्षेप या प्राणत्व के आधार पर। इस आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। अब चलिए स्पर्शी व्यंजन को देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ को स्पर्श करते हुए निकले, उसे स्पर्शी, वर्गीय या उदित व्यंजन कहते हैं। मतलब कंठ हमारे गले के पास से मतलब निकले, फिर तालु, मूर्धा, दांत, होठ, एक क्रम बना हुआ है, जैसे उसको उससे ये स्पर्श करते हुए ये व्यंजन उच्चरित होते हैं, तो उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनके कई नाम हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं। अभी एग्जाम में पूछ दिया कि उदित व्यंजन इनमें से कौन है, तो अगर हमें पता रहता है तो हम उनको पहचान लेते हैं, नहीं तो फिर हमारे क्वेश्चन वहीं पर हमको कंफ्यूज करने लगते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग मतलब क ख ग घ ङ, ये पूरे कंठ से बोले जाते हैं। ये कंठ वर्ण है। इनको मतलब ये इनका उच्चारण स्थान कंठ है, ये कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। इसी तरह च छ ज झ ञ को
तालु, तालव्य, ये तालव्य होती हैं, इनको तालु के द्वारा बोला जाता है। मूर्धन्य, मूर्धा, मतलब जीभ जो झटके से ऊपर जाकर के सटती है तो मूर्धन्य, मूर्धा वो उसको बोलते हैं। तो ट ठ ड ढ ड़, ये मूर्धन्य होता है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऐसे दंत, दांत की सहायता से जो बोले जाते हैं त थ द ध न, इसको आप खुद उच्चारण करके देखिए। जैसे दांत, दांत की सहायता से ये वर्ड बोले जाते हैं, ये त थ द ध न, प फ ब भ म, इसमें होठ की सहायता ली जा रही है, जिसकी वजह से ये होस्ट वर्ड कहलाते हैं। ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का कोई अंग दूसरे अंग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता है। मतलब जैसे स्पर्शी में अभी हमने पढ़ा कि कोई न कोई अंग स्पर्श होकर के उसको हम उच्चारण करते हैं, लेकिन अंतस्थ में क्या है कि कोई मुख का कोई भी अंग दूसरे अंग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, अर्थात इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति में होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अब ये वर्ग जैसे हो गया ना कि तालव्य, तालव्य अभी हमने पढ़ा ना कि च, छ, ज, झ, ञ को तालव्य वर्ग में आते हैं। उसी तरह य भी तालव्य में ही आता है और इसका उच्चारण स्थान तालु। वर्त्स्य, ये एक होता है दंत मूल, जिसको हम मसूढ़ा कहते हैं, उसकी सहायता से ये र बोला जाता है। र, जीवा हमारी इस मसूढ़े को टच करती है, तब ये र को हम उच्चारण करते हैं। ऐसे ल भी दंतमूल की सहायता से बोले जाते हैं। और व एक वैसा वर्ड है जो दांत और होठों दोनों की सहायता से बोला जाता है, दंतोष्ठ वर्ड है। ऐसा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इनमें से कौन सा दंतोष्ठ वर्ड है? तो उसमें एक ऑप्शन व का भी रहेगा जो सही ऑप्शन होता है। और ये जो य, र, ल, व, ये सघोष और अल्प प्राण होते हैं। अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा सघोष किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं। ये य, र, ल, व को सघोष कहा जाता है और ये अल्प प्राण भी कहा जाता है। ठीक है। उष्म या संघर्षी व्यंजन, उष्म या ये इनके भी दो नाम है, उष्म व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण, रगड़ के साथ निकले और उष्मा या गर्मी पैदा करे, उसे उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आप उच्चारण करके देखिए कौन कौन से ये हैं। श, श, स, ह। इसमें एक गर्म वायु आपके अंदर से बाहर की तरफ निकलती है। इसी तरह इनका भी उच्चारण स्थान है। जैसे बड़े स का उच्चारण स्थान तालव्य है, इसे तालव्य स कहते हैं। इसे हम सब लोग जानते हैं कि इसको मूर्धन्य स कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इस स को भी वर्त्स कहते हैं, वर्त्स है, ये दंत मूल, ये भी मसूड़े की सहायता से बोला जाता है। और ह स्वर यंत्रीय है, ये स्वर यंत्र, मतलब हमारे स्वर यंत्र की सहायता से बोले जाते हैं। अभी हमने ये देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो है कि अंतस्थ व्यंजनों के बारे में, अभी उष्म व्यंजन के बारे में भी देखते हैं। तो ये श, 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 ह, ये इन चारों का है उष्म व्यंजन, लेकिन इसमें ह को छोड़कर श, श, अ, श को अघोष और महाप्राण कहा जाता है। और यह जो होता है ये सघोष महाप्राण होता है। ठीक है। और ह सघोष और महाप्राण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ये भी छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ
ये किस वर्ण से बने हुए हैं? क और श, जिसमें क आधा होता है और श पूरा होता है, मूर्धन्य श, और त्र आधा त और र मिलकर बना है, य ज और य और श बड़ा श और र मिलकर ऐसा होता है। ऐसे पूछ दिया कि श्र, ये वर्ड जो है किस किस वर्ड को मिल करके बना है? ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, जिसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन, इसके भी 2 नाम हैं, द्विगुण या इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके से के साथ नीचे को आए, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन ये 2 होते हैं, ड़ और ढ़। ठीक है। अब द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक स्वर रहित व्यंजन अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मिलता हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, इसमें च है, आधा च है और यही व्यंजन पूरा है, तो इस तरह के वर्ड जहां आते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब पढ़ते हैं अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण जो मतलब जैसे हम बोलते हैं थोड़ा आसानी से बोले जा सकते हैं, जिसमें जैसे कम वायु बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे अभी इसको उच्चारण करते हैं, जैसे क, ग, ङ। अभी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। तो पहला कौन सा है? क पहला है, फिर इसके बाद ख दूसरा हुआ तो उसको छोड़ देते हैं, ख अल्प प्राण नहीं है, ग और ङ। इसी तरह ये इसमें च वर्ग में च, ज और य, ट वर्ग में ट, ड, ड़। इसी पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, और प्लस कौन है? अंतस्थ, य, र, ल, व। अल्प प्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ, य, र, ल, व। ठीक है। अब महाप्राण पढ़ते हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे अभी अल्प प्राण में क्या हुआ कि कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, तो अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण किसे कहते हैं? जिसमें श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। जैसे क को बोलने के बाद हमने ख को एक थोड़ा जोर के साथ बोला जाता है, तो ख में ज्यादा वर्ड निकल रहा है। घ, ग के बाद ग हल्का, घ भारी। जैसे अल्प प्राण हल्का और महाप्राण भारी, तो क हल्का और ख भारी, ग हल्का, घ भारी। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। ठीक है। ऊष्म में भी अब देखिए अंतस्थ जो है कि हल्के होते हैं, और ऊष्म मतलब अंतस्थ किसी भी मुख के किसी भी अंग को स्पर्श नहीं करते हैं, और वो आसानी से मतलब बोले जाते। और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? वो मुख के किसी भी भाग को रगड़ के साथ, घर्षण के साथ उसका उच्चारण किया जाता है, तो वो यहाँ महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे ख और घ, क वर्ग में, च वर्ग में छ और ज, ट वर्ग में ठ और ढ, त वर्ग में थ और ध, प वर्ग में फ और भ प्लस ऊष्म व्यंजन श, स, ह। अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। स्वर तंत्रियों में मतलब जहां से हमारी आवाज निकल रही है, उस ध्वनि में कंपन न हो, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा स, श, ह, स, ह नहीं, सिर्फ श, स,
ठीक है। अब पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। क ख च छ ट ठ त थ प फ और स अघोष व्यंजन के अंतर्गत इतने आते हैं। अब पढ़ते हैं घोष व्यंजन। घोष या सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जिसको उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा य र ल व ये अंतस्थ भी और उष्म के ह ये भी सघोष के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ह श ह ये घोष, ह को भी बोलने में एक कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए ये घोष के अंतर्गत आता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ग घ ङ, ज झ ञ, ड ढ ड़, द ध न, ब भ म प्लस ये अंतस्थ य र ल व प्लस ह, इतने घोष के अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ और चीजें इसमें होती हैं जिसको ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे अर्ध स्वर किसे कहते हैं? य और व ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, इन्हें आधा स्वर भी कहा जाता है। लुंठित वर्ण र को कहा जाता है, पार्श्विक वर्ण ल को कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी वर्ण च छ ज झ होते हैं। अनुनासिक कौन कौन से होते हैं? ओ आ, जो मतलब पूरी मतलब नाक और मुख की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे अंग को नहीं, जैसे चांद, चांद हम बोलते हैं लेकिन अंग नहीं बोलते हैं। चंदा तो उसमें अनुस्वार का आ जाता है, लेकिन चांद। इसी तरह नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर नासिक के व्यंजन कहलाता है, जैसे क वर्ग का ङ, च वर्ग का ञ, ट वर्ग का ड़ और त वर्ग का न, प वर्ग का म। ये पांचों जो है नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं। फिर वर्णों का उच्चारण स्थान, अगर इसको जो है कि हम कंठस्थ कर लें तो हमें उच्चारण स्थान कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इतने में सब कुछ वो हो जाता है कि हाँ कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ क्या है। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, कंठ, जैसे अकुह, आ, कु, क वर्ग, ह और विसर्जनीय नाम विसर्ग, विसर्ग। ठीक, तो कितने हुए? आ, क वर्ग, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। फिर इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम, ई चु च वर्ग, य और शानाम श, ये इतने वर्गों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ये इतने वर्गों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इसी तरह ऋटुड़ा सानाम, तो री, रिव, ट वर्ण, र और मूर्धन्य श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ऋतुलासानाम, ऋतुलासानाम दंता, तो री के बाद एक स्वर में आता है री, लेकिन वो संस्कृत में मतलब प्रयोग होता है, वो हिंदी में नहीं है। और त वर्ग और ल और स, इतने दंत की सहायता से बोले जाते हैं। उपपदमानीया नाम ओष्ठो, उ और प वर्ग,
इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? होठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान होठ होता है। उसी के साथ साथ उ और उ, मतलब ये दोनों उ भी होठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में लिखें। अगर आपका साथ रहा तो इस चैनल पर सामान्य हिंदी को एकदम डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए नमस्कार।